जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमने ये इस फाउंडेशन बैच इस पे प्रारंभ किया था, आज हमारा ये 10 मिनट का जो रैपिड रिवीजन होता है, ये 10 मिनट जरूर है, लेकिन हाँ, मैं इसमें सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है। तो मैं ज्योग्राफी का ये आज है जो कि मैं रैपिड रिवीजन प्रारंभ कर रहा हूँ। ज्योग्राफी का अगला भाग है, इसी चैनल पर होता है ये, विद्या क्लिक पर, बिल्कुल मुफ्त। आइए चलिए देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये जो हमारे प्रश्न है ना, ये सारे एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न पर है, जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं एडिक्विटी ने, उस पे सारे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। और मुझे लगता है कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए ही ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका अब विकसित कर लेना चाहिए, अन्यथा आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आप समस्या में पड़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो परिवर्तन इंट्रोड्यूस हुए हैं वो परिवर्तन मात्र ऐसे परिवर्तन नहीं है जिन्हें आप वहाँ परीक्षा हॉल में जाके मैनेज कर सकें। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को आप पहले ही मॉक टेस्ट के माध्यम से, इस तरीके की कक्षाओं के माध्यम से सीख सकते हैं, जो कि हमें लगता है ये आपकी परीक्षा में एक नई दिशा और आपके क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में एक न्यू डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करेगा। तो इसको प्रारंभ करते हैं। ये सारे एडिक्विटी बेस्ड पर हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि हमारा अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी दर्शाने वाले क्षैतिज रेखाएं हैं। दूसरा कथन क्या है? दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक, तो इसमें विकल्प दिए हैं और इसमें से दोनों कथनों में से सही विकल्प को चुनना है। तो अब देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव लैटिट्यूड्स इज अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर। ये बात तो एकदम सही है। अब ये आपको क्या पता है क्या? लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजेंटल लाइंस रिप्रेजेंटिंग एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक, तो अगर आपको ये पता होगा कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, तो पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्हें हम अक्षांश के नाम से जानते हैं, और एक है देशांतर जो कि लंबवत होती है, और ये क्या होती है? क्षैतिज। तो क्या लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, अक्षांश क्या है? क्षैतिज। तो क्षैतिज रेखा है, तो इतना तो बात सही कह रहा है, लेकिन कह रहा है लाइंस रिप्रेजेंटिंग द एंगुलर डिस्टेंस, मतलब उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी। अगर हम मान लीजिए ऐसे पृथ्वी बनाएं, ठीक, ये पृथ्वी का आधा भाग हम काट लिए, और ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, और ये हमारा साउथ पोल हो गया, और ये है पृथ्वी का केंद्र। तो पृथ्वी के केंद्र से, ये मान लीजिए इसका इक्वेटर हो गया, तो कह रहा है पृथ्वी के केंद्र से एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ अगर हम लेके जाएं एंगुलर डिस्टेंस कहाँ से? पृथ्वी के, ये पृथ्वी का केंद्र है, नॉर्थ में गए, फिर साउथ में गए, नॉर्थ में गए, फिर साउथ में गए, लेकिन ये कोण कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से ले रहे हैं कोण, ध्यान रखिएगा, ये कोण यहाँ से है, ये कोण यहाँ से है, पृथ्वी के केंद्र से। ठीक, तो जब हम ये देखते हैं नॉर्थ और साउथ में ये जाते हैं, और फिर जब हम इनको ऐसे खींचते हैं या मिलाते हैं, तो एक काल्पनिक रेखाओं का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये काल्पनिक रेखाएं ही हमारी क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। इस तरीके की पृथ्वी पर कुल कितनी रेखाएं खींची गई हैं? अगर एक एक डिग्री का एंगल पर देखें, कहे से कि जो ऐसे तो खींची कितनी भी जा सकती है, लेकिन एक एक डिग्री के एंगल पर कुल 0 डिग्री से लेके यहाँ, जैसे ये 0 डिग्री है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 90 डिग्री होता है, और यहाँ भी 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी रेखाएं हुई? यहाँ से यहाँ तक कुल रेखाएं जो हुई हमारी, यहाँ पे हुई हमारी 89। अगर एक से जाओ 89 तक तो ये हुआ, और यहाँ से यहाँ जाओ तो यहाँ भी 89 हुआ, और प्लस क्या कह रहा है? 0 डिग्री एंगुलर जीरो, और क्या कह रहा है यहाँ से? तो ये पूरी कितनी रेखाएं हो गई हमारी दोनों को, और अगर हम इक्वेटर को भी जोड़ लें तो ये एक रेखा ये हो जाएगी। तो कुल कितनी हो जाएंगी? इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, एक रेखा ये इक्वेटर बीच वाली जो 0 डिग्री पे है, और ये यहाँ से 90 डिग्री तक की पूरी 89 रेखाएं। तो जब इनको आप जोड़ोगे तो कुल कितना निकल के आएगा? ये 180 माइनस 2 कितना हो गया? और एक ये कुल कुल हमारी जो रेखाएं हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 179। ठीक, 179 रेखाएं होंगी। लेकिन ये आप कब कंसीडर कर रहे हैं? जब आप 90 डिग्री के इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कोई रेखा नहीं है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का केवल एक बिंदु है। ठीक, ये 90 डिग्री बिंदु है, ये रेखाएं नहीं है, इसलिए जो हमारी रेखाओं की संख्या हुई वो 169 हुई। लेकिन ये आपको समझने के लिए मैंने बताया है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी जो मानता है वो एनसीईआरटी 181 रेखाएं मानता है। तो लैटिट्यूड जो हमारी लाइंस हैं,
लैटिट्यूड लाइंस की जो संख्या है हमसे परीक्षा में 181 लगा के आएंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी में है 181, लेकिन मूल रूप से अगर देखो सैद्धांतिक रूप से तो 189 होंगी, क्योंकि ये दो बिंदु हमारे क्या हैं, दो बिंदु हमारे बिंदु हैं, ये तो रेखाएं हैं ही नहीं, तो संभव कैसे हो सकता है कि 181 हो जाए। लेकिन जो एनसीईआरटी मानती है, क्योंकि ये काल्पनिक है इसलिए इनको जोड़ लिया जाता है रेखाओं में ही। ठीक, तो 181 रेखाएं हो गई। और ये जो मैंने बताया क्षैतिज, देखिए कोण उत्तर से दक्षिण जा रहा है, लेकिन रेखाएं कैसे जा रही हैं, पूरब से पश्चिम, रेखाएं पूरब से पश्चिम है और कोण उत्तर से दक्षिण है। तो एंगुलर डिस्टेंस बोला है, एंगुलर यानी कि कोण, तो उत्तर दक्षिण कोण जा रहा है ना, उत्तर दक्षिण ऐसी बनाए ना, तो एंगुलर डिस्टेंस लिखा है यानी कि उत्तर दक्षिण, तो बात ये भी एकदम सही कह रहा है, तो यानी कि बोथ सेंटेंस आर करेक्ट। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा, अक्षांश को उसके डिग्री मान से मिलाइए, मैच द लैटिट्यूड्स विद इट्स डिग्री वैल्यू। तो अब देखिए इसके डिग्री वैल्यू से मिलाना है, तो आपको ये पता ही होगा कि ये जो हमारा पृथ्वी है, ये मैं आपको इस वाले स्लाइड पे बताता हूँ, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। ठीक, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, भूमध्य रेखा हो गई, और भूमध्य रेखा के जस्ट यहाँ पे उत्तर साइड में 23.5 डिग्री पर, जहाँ तक कि सूरज की क्या होती है, जहाँ तक सूरज लंबवत चमकता है, यहाँ तक सूरज जा पाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ एक नीचे, यहाँ नीचे यानी कि सूरज इसी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में डांस करता है अपना, इससे न नीचे जाता है न इससे ऊपर, ये 90 डिग्री साउथ हो गया ये। और जो क्या कहते हैं, सूरज की यहाँ तक तो सूरज जाता है, लेकिन जो सूर्य की परछाई जहाँ तक पहुँचेगी, और ये 66.5 डिग्री, ये सारी चीज ये क्रिएट किस लिए हो रहा है जानते हो, ये जो 66.5 डिग्री, ये इसके टिल्ट की वजह से, एक्सिस पे जो 23.5 डिग्री का टिल्ट है उसकी वजह से। तो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, 66.5 डिग्री साउथ हो गया। ठीक, तो अब ये जो इस एरिया को जो हम बोलते हैं, ये पूरा जो जोन होता है इसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जोन या टेरॉइड जोन, उष्ण कटिबंधीय जोन। उष्ण कटिबंधीय, इसे उष्ण कटिबंधीय जोन बोलेंगे। और ये जो हमारा होता है यानी कि ये टेम्परेट, इसे बोलते हैं टेम्परेट, ये टेरॉइड जोन नॉर्थ और ये होता है टेरॉइड जोन साउथ। ठीक, और दोनों को मतलब एक ही पास है, तो इसको उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। और ये हमारा होता है शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, और ये होता है हमारा ये हमारा होता है समशीतोष्ण, समशीतोष्ण, और ये होता है शीतोष्ण। ठीक, तो इसी तरीके से उत्तर में, इसी तरीके से दक्षिण में, तो ये हमारा कौन सा जोन हो जाएगा, समशीतोष्ण, और ये कौन सा हो जाएगा हमारा शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि फ्रीज जोन हो गया, ये क्या हो गया, ये टेम्परेट जोन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, टेरॉइड जोन हो गया। ठीक, तो अब आगे देखते हैं प्रश्न पे। तो जो हमने रेखा खींची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा हमारी कहाँ से जाती है, हमारी कर्क रेखा जाती है हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ से। जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि मकर रेखा जाती है, वो कहाँ से जाती है, मकर रेखा जाती है 23.5 डिग्री साउथ से। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल हमने क्या बताया आर्कटिक सर्कल के बारे में, आर्कटिक सर्कल जो है हमारा कहाँ से जाएगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, और जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री साउथ पे जाएगा। इसी को बोलते हैं, ये है हमारा अंटार्कटिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल, ये है हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये है हमारा इक्वेटर, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये है हमारा ये अंटार्कटिक वृत्त, और ये है हमारा ये आर्कटिक वृत्त, ये अंटार्कटिक वृत्त। चलो, तो ये हो गया, तो हमारा इसका क्या हो गया, ए का एक, दो का क्या हो गया, ये किस में है, ए, यानी कि एक का बी, और दो का सी, और ये तीन का डी, चार का ए, तो ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा कुल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसका आप लोगों को पता ही होगा, मित्र पर गमछा झार। ठीक, कौन कौन से राज्य हैं, हमारा यहाँ से राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, the equator in the equator is the only great circle among latitudes,
भूमध्य रेखा एकमात्र महावृत्त है, ग्रेट सर्कल। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांशों की लंबाई बढ़ती है। तो भैया जो हमारा एक ग्रेट सर्कल होता है, यानी कि जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा सर्कल खींचा जा सकता है, तो सबसे बड़ा सर्कल यही व्यासी होगा इसका, जो ये बीच से इसको जो इसको बीच से विभाजित कर रहा हो, तो सबसे बड़ा ग्रेट सर्कल यही है। तो इक्वेटर ये हमारा क्या है, ओनली ग्रेट सर्कल लैटिट्यूड्स में, ओनली ग्रेट सर्कल अमंग द लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड में केवल लैटिट्यूड की बात कर रहा है, लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड की बात करेगा तो बहुत सारे ग्रेट सर्कल खींचे जा सकते हैं, 360 ग्रेट सर्कल खींचे जा सकते हैं, ठीक। तो लैटिट्यूड के बीच में पूछ रहा है तो केवल एक होगा क्यों। और अब देखो इसके जब हम ऊपर जाएंगे, जैसे ऊपर जाएंगे, मान लो इस लैटिट्यूड को छोड़ के अगले ऊपर वाले लैटिट्यूड में जाएंगे, तो इससे इसकी लंबाई में कमी आ रही है, यानी कि ये छोटा हो रहा है, ये इससे छोटा हो रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या हो रहा है, हमारे अक्षांशों की लंबाई कम हो रही है। तो क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की लंबाई बढ़ती है। बढ़ती है क्या, नहीं। अर्थात ये क्या हो गया, हमारा दूसरा कथन गलत हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ओनली वन सेंटेंस इज करेक्ट। तो पहला क्या था, एज वी मूव इक्वेटर पोल से, ये वाला गलत हो गया, तो पहला हमारा सही है, ठीक। क्योंकि केवल एक ही वृत्त ग्रेट सर्कल होता है लैटिट्यूड में। कौन सी अफ्रीका की नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है हमारी कांगो नदी। और जो हमारा इक्वेटर है वो अफ्रीका के ही लेक विक्टोरिया से होकर गुजरता है, ध्यान रखिएगा। देश को मैच द कंट्रीज विद द लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इट ना। तो जो भी लैटिट्यूड जहां से भी गुजर रहा हो जिस देश से, उसको उससे मिलान करना है। तो ब्राजील से कौन कौन से गुजरते हैं आपको पता है। ब्राजील से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों गुजरते हैं। मैक्सिको कहाँ से गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरता है मैक्सिको से। और ऑस्ट्रेलिया जो कि किधर है, सदर्न हेमिस्फीयर साइड है, तो यहाँ से क्या गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा, और साथ में और कौन, मकर रेखा। तो ये इसमें तो यानी कि क्या होगा, ए बी सी ऑप्शन नंबर 1। चलिए स्टेटमेंट, द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज कॉल्ड द टेराइड जोन। तो टेराइड जोन जैसे कि मैंने बताया, जो कह रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम टेराइड जोन कहते हैं। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि ये जो हमारी कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, इसके ये वाला बीच का क्षेत्र क्या है, टेराइड जोन, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यानी कि पहला वाक्य सही है। दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, दिस जोन रिसीव्स द मैक्सिमम सोलार एनर्जी। तो सबसे ज्यादा सूर्य, यहाँ सूर्य मैंने बताया कि यहाँ से लेके चलता है, तो ऐसे यहाँ, फिर ऐसे यहाँ, ऐसे यहीं पर रहता है, सूर्य नहीं चलता है। ये ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी अपने उस पर झुकी हुई है। तो झुकी होने के कारण अक्ष से क्या होता है कि ये हमें लगता है कि सूरज गति कर रहा है। असल में तो गति कौन कर रहा है, असल में तो पृथ्वी गति कर रही है। जो पृथ्वी अपने अक्ष से तो 23.5 डिग्री झुकी है, लेकिन जो उसका प्लेन है, जिस ऑर्बिटल प्लेन पर जो ऑर्बिट कर रही है, उस पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 66.5 डिग्री के गैप की वजह से ये हमारा ये यहाँ से यहाँ तक ये गति समझ में आती है। और पृथ्वी के टिल्ट, दो चीजें, एक तो उसका ऑर्बिटल प्लेन और दूसरा क्या है, टिल्ट, तो उसकी वजह से, ठीक। तो सबसे ज्यादा जब सूरज यहीं रहेगा तो सबसे ज्यादा इसी वाले एरिया में सनलाइट पड़ेगी। तो ये जो अभी सूरज देख रहे हो आप, ये उस समय का सूरज है जब सूरज नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्थ वाले पोल पर देखो ज्यादा अब सूरज का प्रकाश पड़ रहा है और इधर साउथ वाले में नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब ये मैक्सिमम टाइम कहाँ होता है, इक्वेटर पर होता है, क्योंकि इक्वेटर से एक बार ऊपर जाता है, फिर इक्वेटर पर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर इक्वेटर पर आता है। तो मैक्सिमम जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा यहाँ पड़ेगा, यानी कि दिस जोन रिसीव्स द मैक्सिमम सोलर एनर्जी, ठीक। तो बोथ सेंटेंस आर द करेक्ट। लेट्स मूव टू द अनदर वन। हॉर्स लैटिट्यूड आर फाउंड एट, तो अश्वक्षांश पाए जाते हैं। अश्वक्षांश देखिए, ये 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ का जो होता है वह अक्षांश, उसको हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। अब हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि पहले क्या होता था, जो यहाँ पे सबसाइडिंग जोन बनता था, मतलब कि जब ये हवा इक्वेटर से क्या होती थी, कन्वेक्शन होके उठती थी, ठीक। यहाँ पे कन्वेक्शन होता था, यानी कि संवहन के, यहाँ पे जब ऊपर उठती थी तो ये जब हवा इधर जाती थी और यहाँ जाती थी तो फिर यहीं 30 डिग्री पर गिरती थी, ठीक। 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री इसी डिग्री पर गिरती थी। और यहाँ जब हवा गिरती थी तो क्या होता था, जो जहाज आते थे, नाव आते थे, जैसे इधर से ये कोई नाव आ रहा है, ठीक, और इस वाले क्षेत्र में पड़ गया
तो जब इस क्षेत्र में पड़ गया तो यहाँ पे हवा गिरती थी तो नीचे जाती थी हवा, तो यहाँ पे क्या होता था कि जो व्यापारी आते थे घोड़े का व्यापार करते हुए, तो उन पे घोड़े लदे होते थे उनके जहाज पे, और जब ये हवा नीचे की ओर दबती थी तो जहाज़ों का चल पाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उसके लिए क्षैतिज हवा का ज़्यादा वो चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसाइडिंग, क्योंकि यहाँ से जो हवा उठती थी भूमध्य रेखा से, वो इसी पर जाके 30.5 डिग्री से 35.5 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों तरफ ऐसे यहाँ पे आती थी। तो वो उसकी वजह से क्या होता था कि इनको अपने घोड़ों को समुद्र में गिरा देना पड़ता था, जिससे इनकी नाव आगे बढ़ सके। तो बहुत सारे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है ना। तो ये यही एरिया होता है 30 से लेके 35 डिग्री तक। यहाँ पे हवा गिर रही है, यानी कि यहाँ से उठी हवा, आप इसको इमेजिन करिए जैसे यहाँ से उठी हवा और ऐसे दो भागों में बटी और फिर 30 डिग्री में गिर गई। तो यहाँ पे जहाँ पे हवा गिर रही है, यहाँ पे गिर रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बन गया, ठीक। तो ये हमारा 30 डिग्री से 35 डिग्री। विच इंडियन स्टेट कैपिटल इज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कौन सी राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे निकट है, तो वो है हमारी रांची। चलिए, कर्क रेखा पर सूर्य कब सीधा सिर के ऊपर होता है, यानी कि ओवरहेड सन की बात कर रहा है। ऑन विच डेट इज द सन डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या नदन भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो पूछ रहा है कि किस समय भारत में सूर्य ओवरहेड होता है, तो 21 जून के समय होता है, क्योंकि 21 जून में ही तो भारत में खूब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जब हमारे ओवरहेड रहेगा सन सर पे चमकेगा तभी तो गर्मी होगी भारत में, तो 21 जून के समय पर। विच कॉन्टिनेंट इज क्रॉस्ड बाय द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कौन सा महाद्वीप तीनों से गुजरता है, ठीक। तो तीनों रेखाओं से कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं, तो वो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं। चलिए, पहला वाक्य क्या है, द इक्वेटर पासेस थ्रू इंडोनेशिया, भूमध्य रेखा इंडोनेशिया से जाती है। द इक्वेटर पासेस थ्रू मालदीव, तो मालदीव से नहीं जाती है भैया, ये केवल कहाँ से जाती है, भूमध्य रेखा हमारे इंडोनेशिया से जाती है। तो केवल ओनली वन सेंटेंस इज करेक्ट। भूमध्य रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या, अभी मैंने आपको अक्षांशों की संख्या बताया, भूमध्य रेखा सहित, भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री वाला भी, तो हमने कितना बताया था आपको, सैद्धांतिक रूप से जो मैंने असली में है वो 169 बताया था, लेकिन जो एनसीईआरटी मानती है वो 181 बताया था, ठीक। क्योंकि ये सिद्धांत दो क्यों हटा दिए थे इसमें से, देखो पूरा, क्योंकि यहाँ पे जो 90 डिग्री दक्षिण था और 90 डिग्री उत्तर था, वो दोनों बिंदु थे, एक पॉइंट थे ना कि वो रेखा थे, ठीक, इसलिए वो घटा दिया था। तो सैद्धांतिक रूप से उचित माना जाए तो ये है, लेकिन जो एनसीईआरटी मानती है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी ने 181 माना है, तो आप भी इसे कोई मान के चलिए, ठीक। चलिए, शीत कटिबंध स्थित होता है, शीत कटिबंध फ्रीज जोन, फ्रीज जोन मैंने बता दिया, ये जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है, तो हमारा कितना हो गया, ये 66 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक दोनों तरफ, नॉर्थ एंड साउथ। चलो, मैच द सनलाइट कंडीशन विद द लैटिट्यूड्स, तो सनलाइट की कंडीशन बतानी है ये लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। तो ये बताओ 24 घंटे का रात होगा 21 दिसंबर के समय, 24 घंटे का रात किस जगह पे आपको महसूस होगी, बता सकते हैं। देखो 24 घंटे तभी हो सकता है रात जब सूरज कहाँ पे हो, ये 21 दिसंबर आप भारत के परिप्रेक्ष्य से देखिए, तो 21 दिसंबर में सूरज कहाँ होता है, भारत में ठंड पड़ती है, रातें लंबी होती हैं और दिन छोटा होता है। तो 21 दिसंबर में हमारा कहाँ चला जाता है सूरज, सूरज ये हमारा चला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि सूरज यहाँ पर होता है, सूरज इस समय यहाँ चमक रहा होता है, ठीक। और जब ये वापस आता है तो भारत में कब इधर उत्तर 21 जून यहाँ आता है, यानी 22 दिसंबर यहाँ। तो इस वाले क्षेत्र में क्या होगा, अगर सूरज यहाँ चला है तो 24 घंटे की इधर रात होगी ना, तो इसको कौन सा वृत्त कहते हैं, इसको हम कौन सा वृत्त कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं, तो आर्कटिक सर्कल। तो ये इसका मिलान होगा। मिड डे सन या ओवरहेड सन, मिड डे सन यानी कि ओवरहेड सन, जैसा कि मैंने बताया कि सर पर जब सूरज चमके, सूरज सर पर मार्च के समय सर पर सूरज कहाँ चमकेगा, भारत में चमकेगा, नहीं चमकेगा, क्योंकि भारत में 21 जून को चमकेगा। तो मार्च पे कहाँ चमकेगा, मार्च में इक्वेटर में चमकता है, ठीक। तो इसका ये मिलान हो गया, यानी कि एक का है बी का दो, ठीक। तो ये इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ो, अगला कथन क्या है, समशीतोष्ण कटिबंध के चरम तापमान होता है, समशीतोष्ण यानी कि टेम्परेट जोन है, एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी कि जो समशीतोष्ण है, क्या वहां पे सबसे ज्यादा तापमान रिसीव होता है या तापमान होता है, ठीक। तो दूसरा कथन क्या है, यह 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री के बीच होता है। समशीतोष्ण हमने टेम्परेट जोन क्या बताया था, टेम्परेट जोन आपको
यही वाला बताया था, ये हमारा इक्वेटर हो गया, और ये जो है हमारा क्या हो गया, ये हमारा टेरॉइड जोन हो गया, और ये वाला जो जोन हो गया हमारा समशीतोष्ण हो गया, और ये हो गया हमारा शीतोष्ण। तो ये जो हमारा समशीतोष्ण वाला क्षेत्र है, क्या ये सबसे ज्यादा करेगा टेम्परेचर? सबसे ज्यादा टेम्परेचर तो यहाँ रहेगा, क्योंकि सूरज इसी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री के बीच में रहता है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ होगा, किसमें? टेरॉइड जोन में। लेकिन ये किसमें कह रहा है? समशीतोष्ण क्षेत्र में। तो पहला गलत। दूसरा वाक्य कह रहा है इट लाइज बिटवीन द 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री ये हो गया, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये हो गया, और ये क्या हो गया हमारा? 66.5 डिग्री हो गया। 66.5 डिग्री हमारा ये हो गया। ठीक, तो इसी के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि ये वाक्य सही है। 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों में। तो हमारा क्या हो गया? केवल 1 सेंटेंस करंट, तो ओनली 2 सेंटेंसेस करंट। अगला बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में था। ये सारे प्रश्न मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि ये सारे मैं जो एडुकेटी ने अभी हाल में पूछे हैं, तो उनसे ये संबंधित प्रश्न थे, और ये सारे देखिए पूरे एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड पे थे। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास इमेजिनेशन है चीज़ों को लेके, तभी आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी को अब इस तरीके से पढ़ना बंद करना होगा कि हम चीज़ों को फैक्चुअल रट लिए। आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए। अगर मैं इक्वेटर बोल रहा हूँ तो इक्वेटर दिखना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 181 अक्षांश रेखाएं या 169 अक्षांश रेखाएं हैं, तो दो क्यों घट रही हैं, दो क्यों बढ़ रही हैं, वो दो ऊपर के बिंदु हैं। इन सब चीज़ों को आपको समझ के चलना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करने से रहें। ठीक, तो इन चीज़ों को आप बड़ी गहनता से लेंगे और अपने परीक्षा और अपनी तैयारी में इन चीज़ों को आत्मसात करेंगे, क्योंकि ये तरीका अब जब तक आप अपनी तैयारी में नहीं लाएंगे ना, सीपीओ में भी टाइम बाउंड लिमिट दे दिया गया। और आप सोचिए जीएस के प्रश्न, ऐसे प्रश्न अगर आ जाएंगे, 4 प्रश्न भी आ गए, तो आपको सबसे पहले ऐसे प्रश्न को तो पढ़ने में ही आपका टाइम चला जाएगा, 1 मिनट समझ में नहीं आएगा कि कह क्या रहा है भैया। तो जरूरी यह है कि ऐसे प्रश्नों को शुरू में ही प्रैक्टिस में ला लिया जाए, जिससे क्या हो कि हमारा भविष्य में समस्याएं, अगर हम परीक्षा हाल में बैठे तो वहाँ पे हमें इस तरीके का प्रश्न देख के हमको किसी भी तरीके का ऑकवर्डनेस फील ना हो, ठीक है ना। क्योंकि आप एक बार इनसे गो थ्रू किए रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप गो थ्रू नहीं किए रहेंगे ना, तो निश्चित ही मानिए वहाँ पे आप पैनिक कर जाएंगे और चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाएंगी। तो ज़रूरी ये है कि ऐसे प्रश्नों को अपने तैयारी में, अपने मॉक टेस्ट में इन्वॉल्व किया जाए। तो ऐसे प्रश्नों को मैं इस चैनल पर हमेशा के लिए लाता रहता हूँ, रोज़ ही एक वीडियो अपलोड होती है, तो आप इस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं सारे विषय जो जनरल स्टडीज़ के हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, और इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, तो जो भी सारे सब्जेक्ट हैं, इन्वायरमेंट, सारी चीज़ों को इंक्लूडिंग करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके, इस पर हमें विद्या क्लिक चैनल पर कवर करा रहा हूँ। आप लोग यहाँ से जुड़ के इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, भारत माता की जय।